स्वागत आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। आज से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को तैयार करने के लिए वेबिनार्स का आयोजन शुरू हो रहा है। वेबिनार्स का आज सुबह 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। पहले दिन भौतिक अधोसंरचना सेक्टर पर चर्चा होगी। वेबिनार में मंत्री, नीति आयोग के विशेषज्ञ, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। 7, 8, 10 और 11 अगस्त को ये विशेषज्ञ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने, इस पर अपनी राय देंगे। वेबिनार के दौरान अलग अलग सेक्टर के विकास पर चर्चा होगी। इस दौरान जल, पर्यटन, ऊर्जा, सड़क, शहरी विकास एवं अधोसंरचना और परिवहन एवं लॉजिस्टिक विषयों पर प्रेजेंटेशन होगा। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शरद, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल जो आप बता रहे थे उसी कड़ी में अगर मैं आगे बात बढ़ाऊं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11 बजे जो वेबिनार सीरीज है उसका शुभारंभ करेंगे और उस शुभारंभ के बाद में तमाम जो विषय विशेषज्ञ हैं वो नीति आयोग के एक्सपर्ट्स हैं और सरकार के अलग अलग विभागों के कुछ मंत्री वो इसमें जुड़ेंगे। साथ ही साथ जो विभागों के अधिकारी हैं वो होंगे। अभी दरअसल जो मंथन है अधोसंरचना विकास भौतिक संसाधनों को लेकर, उस पर चर्चा आज की जो वेबिनार्स है उस पर की जाएगी, जिसमें जैसा आपने बताया पानी, सड़क और बाकी की चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ये पूरे दिन भर ये सिलसिला चलेगा। फिर आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका एक प्रेजेंटेशन किया जाएगा। अगले दिन यानी 8 तारीख को भी इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा। एक दिन का गैप है, फिर 10 और 11 तारीख को फिर से जो वेबिनार है वो आयोजित की जाएगी। तो ये 4 दिनों की जो वेबिनार है उसमें एक खाका तैयार करने की कोशिश की जाएगी मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप है वो बनाने को लेकर। इस रोड मैप को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त को जब प्रदेश के नाम अपना संबोधन करेंगे तो उसके दौरान जनता के सामने रखेंगे। तो ये जो कोशिश है, जो मुहिम है वो आज से शुरू हो रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या बन के सामने आता है। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की बात करते हैं। भोपाल से खबर बता रहे हैं, कोरोना मरीजों के परिजनों के लिए व्यवस्था बदली जाएगी। मरीज से फोन पर परिजनों की बातचीत की व्यवस्था बनेगी। संभागीय कमिश्नर ने सभी अस्पतालों को इसके निर्देश दे दिए हैं। मरीज से परिजनों की फोन पर बात कराने की व्यवस्था कर लें। कई जगह पर कोरोना पॉजिटिव मरीज से बात नहीं हो पाने की वजह से परिजन परेशान रहते थे और इसको लेकर फिर परिजनों ने शिकायत भी की थी। तो अब ये समस्या जो आ रही थी, ये समस्या दूर करने के लिए संभागीय कमिश्नर ने सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, सही बात भी है कि जो मरीज अस्पताल में है अकेले ही है, परिवार वाले अमूमन कोई और बीमारी होती है परिवार वाले देखने आ जाते हैं, लेकिन इतने दिनों तक दूरी अपने आप में परेशान करती है परिवार वालों को, मरीज को, दोनों को। अब ये व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है और ख़ास तौर से ऐसे मरीज जिनकी जो स्थिति है गंभीर हो जाती है, लिहाजा उनके बारे में कोई जानकारी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो परिजन हैं वो अस्पताल में जाकर उनसे मिल नहीं पाते हैं, लिहाजा उन्हें कोई सूचना ऐसी नहीं मिल पाती कि उनका पेशेंट आईसीयू में है या वार्ड में है, अगर है तो फिर किस स्थिति में है। कुछ केसेस तो ऐसे भी सामने आए, न केवल भोपाल में बल्कि मध्य प्रदेश में भी, जिसमें ये सामने आया कि अगर कोई पेशेंट भर्ती है कोरोना का तो फिर उसके परिजनों से उसे मिलने नहीं दिया गया और अंत में उसकी स्थिति खराब होने के बाद सीधे परिजनों के पास अगर कोई सूचना आती थी तो फिर उसके निधन की सूचना आती थी। तो इस दुखद स्थिति से बचने के लिए थोड़ा सुकून मरीज को भी रहे और उनके परिजनों को भी रहे, जो संभागीय कमिश्नर हैं भोपाल के, उन्होंने ये निर्देशित किया है सभी अस्पतालों को, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर जिन्हें अनुबंधित किया गया है कोरोना के इलाज के लिए,
कि वो कम से कम फ़ोन पर जो पेशेंट है उसकी बातचीत उसके परिजनों से कराएं, ताकि उन्हें ये तसल्ली रहे कि उनका जो मरीज है वो आखिरकार किस स्थिति में है और कैसा है। तो ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्था है, हालांकि पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी पेशेंट हो और कोई भी परिजन हो, जब तक अगर अस्पताल में रहते हैं भर्ती, तो फिर चिंता की बात होती ही है। और ऐसे में जब वो जा नहीं सकते तो कम से कम फ़ोन पर तो बातचीत करके हालचाल जान ही सकते हैं। जी शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगले खबर की करते हैं। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार हो गई है। शहर के अस्पतालों में 2060 मरीजों का इलाज चल रहा है। 145 नए पॉजिटिव मरीज भी सामने आए। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8159 हो चुकी है, लेकिन एक्टिव मरीज 2060 ही हैं। मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि भी हुई है। अब तक कोरोना ने 328 मरीजों की जान ले ली है इंदौर में। हालांकि अच्छी बात यह भी कि 5771 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, एक बार फिर से बड़ी संख्या सामने आई है और 2060 मरीज अभी एक्टिव हैं इंदौर में। शुरुआत हुई थी कम से, लेकिन अब ये संख्या हजारों में पहुंच गई। 2000 से ज्यादा मरीज केवल इंदौर में ही। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिन में करीब 150 के करीब मरीज निकलने। कल 157 मरीज निकले थे और आज 145 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2088 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 1799 सैंपल नेगेटिव निकले और 145 पॉजिटिव निकले और 17 सैंपल वहीं रिजेक्ट हो गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वह 2060 हो गई है, जबकि पिछले 15 दिन में ये मरीज लगातार बढ़े हैं। और उसके पहले 800 से 900 के बीच ही एक्टिव मरीजों का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन ये संख्या दुगने से भी ज्यादा हो गई। ऐसे में चिंता की बात यही है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। 328 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। तो जब से अनलॉक हुआ है इंदौर, तब से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आगे अब ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी और लोगों को भी कोई एहतियात बरतनी होगी और प्रशासन और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। बिल्कुल एहतियाती कदम उठाने होंगे, क्योंकि अनलॉक भी हो गया है तो लोगों को भी सतर्कता ज्यादा बरतनी होगी। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के भी पार हो गई है इंदौर में और इंदौर अभी भी पहले पायदान पर लगातार मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ती हुई, क्योंकि एक बार फिर से 145 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कल भी जो जानकारी मिली थी 150 से ज्यादा कल भी केस थे, आज भी 145 यानी 150 के करीब ही ये केस हैं और 3 लोगों की कल भी मौत हुई थी। 3 मरीजों की आज भी मौत की खबर। और सिंगरौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर कोरोना के 22 मरीज मिले हैं। 22 लोगों की रिपोर्ट सिंगरौली में कोरोना पॉजिटिव आई है और मरीजों में 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 148 यहां पर हो गई। अभी तक इतनी संख्या नहीं आई थी। 22 मरीजों के सामने आने के बाद यहां पर भी निश्चित रूप से अलार्मिंग सिचुएशन हो गई और इसमें 10 तो पुलिसकर्मी हैं। ये एक बड़ी खबर सिंगरौली से। 148 कुल पेशेंट्स हो गए हैं, लेकिन यहां ये एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया। 22 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जिसमें 10 तो पुलिसकर्मी हैं। 22 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विकास राज द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सिंगरौली से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राज, ये वाकई में चिंताजनक और अलार्मिंग सिचुएशन यहां पर सिंगरौली के लिए। 22 एक साथ पॉजिटिव और उसमें 10 पुलिसकर्मी। बिल्कुल पुनीत, बेहद चौंकाने वाला और बेहद डराने वाला ये आंकड़ा है। जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं, प्रशासन निश्चित तौर पे काफी परेशान है और अब इन सारे मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जो पुलिसकर्मी है वो 10 पुलिसकर्मी एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें सिंगरौली शहर के जो वैढ़म थाना है, तो वैढ़म थाने का एक एएसआई पॉजिटिव पाया गया है। इस एएसआई के संपर्क में जो 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी है थाने के, वो भी अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। इसके अलावा जो थाना प्रभारी हैं, थाना प्रभारी भी इसमें आइसोलेट हैं। तो ये निश्चित तौर पे आंकड़ा बेहद डरावना है और प्रशासन इसको लेकर परेशान है। पुलिस इसके पहले जेल में भी
जेल में एक साथ से जो है 21 बंदी पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको जेल में ही आइसोलेट किया गया है। तो निश्चित तौर पर सिगरौली में जो आंकड़ा है वो बेहद तेजी से बढ़ रहा है। जी पुनीत, बिल्कुल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अब पुलिस कर्मियों तक कोरोना पहुंच गया। 10 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं। इसके पहले जेल में भी 21 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे। तो ये चिंता की बात जरूर है। अब देखना होगा क्या कदम उठाए जाते हैं संक्रमण को रोकने के लिए। इंदौर में सुबह से तेज बारिश हो रही है। शहर में अभी भी औसत बारिश से आधा ही पानी गिरा है और अब तक 14.2 इंच बारिश हो चुकी है। पिछले साल अगस्त तक 25 इंच पानी गिर गया था, लेकिन अभी यह आंकड़ा पिछले साल के भी मुकाबले 11 इंच कम है। 19 फीट क्षमता वाले यशवंत सागर डैम में 14 फीट ही पानी भरा है। लेकिन सुबह से अब बारिश का कह सकते हैं कि मौसम अब बना है, अब बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ से भी कई जगहों से खबर आई कि अब बारिश का मौसम बना रहेगा। इसके अलावा मौसम विभाग भी कह रहा था कि मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर अब बारिश होने के आसार है, क्योंकि बड़ा इंतजार किया जा रहा था बारिश का और जिस तरीके से बारिश होनी थी वैसी बारिश अभी तक देखी नहीं गई। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, ये निश्चित रूप से इंदौर के लोगों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। सुबह से तेज बारिश हो रही है क्योंकि अभी तक जितनी बारिश होनी थी उतनी नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए अभी तक जितनी बारिश होती थी उससे आधा पानी ही गिरा है। और कल जिस तरह से मौसम विभाग ने 20 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, उसमें हालांकि इंदौर शामिल नहीं था, लेकिन इंदौर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है जिससे किसानों के भी चेहरे खिले हैं और लोग भी थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अभी तक पिछले साल अगस्त तक 25 इंच पानी गिर चुका था, लेकिन अभी ये 14.2 इंच ही बारिश हुई है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 11 इंच कम बारिश हुई है। यशवंत सागर डैम जहां से इंदौर को पानी की सप्लाई होती है उसमें 1 फीट ही पानी अभी ऊपर पहुंचा है। अभी यशवंत सागर डैम 14 फीट ही भरा है, जबकि 19 फीट क्षमता का यशवंत सागर डैम है। तो इस अभी तक यशवंत सागर डैम के गेट भी खुल जाते थे इस मौसम में, लेकिन इस बार यशवंत सागर पूरा ही नहीं भरा है तो गेट खोलने की नौबत नहीं आई है। लोगों को बारिश का इंतजार था और आज जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लग रहा है कि अगर ये बारिश शाम तक चली तो थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि सावन का महीना भी बीत गया है और ऐसे में सावन में भी बारिश नहीं हुई तो लोगों को जरूर इंतजार था और अब बारिश हो रही है तो लोगों के लिए जरूर ये राहत की बात है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रायपुर समेत कई जिले आज से अनलॉक कर दिए गए हैं। शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके लिए कलेक्टर्स ने बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर भी दुकान खोलने के लिए, अलग अलग दुकानों को खोलने के लिए, जैसे फल, दूध, सब्जी, इन दुकानों को खोलने के लिए, चिकन, इन दुकानों को खोलने के लिए अलग से वक्त निर्धारित कर दिया गया है। किराना दुकानों को खोलने के लिए अलग से वक्त निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स कब तक खुले रहेंगे इसके लिए अलग से वक्त निर्धारित किया गया है। तो अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई क्योंकि अभी तक लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में था। और रायपुर की बात करें, राजधानी की बात की जाए तो आज से मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा। मंत्रालय में कामकाज संचालन को लेकर निर्देश बाकायदा जारी किया गया है। बाहरी लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा रहेगा। सिर्फ 1/3 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। रोस्टर बनाकर ड्यूटी लगाई जाएगी। अनुभाग अधिकारियों की 100% मौजूदगी रहेगी। सचिव स्तर के अधिकारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। दफ्तरों में मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होगा। ममता लांचेवार हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, तमाम तरीके की शर्तें भी लगा दी गई हैं। अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो ही गई है, लेकिन शर्तें हैं कि क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे, दुकानों की टाइमिंग क्या है और कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी कर्मचारियों के लिए भी क्या कुछ नियम बनाए गए हैं कि दफ्तर में कितनी उपस्थिति होना चाहिए, कितने लोग जाना चाहिए, कितने नहीं जाना चाहिए, ये सारी जानकारी।
देखिए, आज से अनलॉक शुरू हो गया है रायपुर जिले में और इसका असर आप देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, राजधानी रायपुर के मालवीय रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। सुबह 6 से 12 बजे तक अगर हम बात करें तो जो फल सब्जी और चिकन जो मार्केट है उसको खोलने की अनुमति थी और उसके दी गई है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, लेकिन इनके जो दूसरे मंत्रालय जो है सरकारी दफ्तर आज से खुल जाएंगे और मंत्रालय में काम का संचालन को लेकर जो निर्देश जारी हुआ है उसके मुताबिक केवल 1/3 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। रोस्टर बना हुआ विभागीय जो है अनुभाग के जो अधिकारी हैं उनको 100% उपस्थिति होगी, लेकिन सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें तो सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के जो किराना और प्रोविजन जो स्टोर है वो खुले रहेंगे। 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के जो है बाकी की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट को लेकर कहा गया कि 10 से लेकर 9 बजे तक वो खुले रह सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो जो बाउंडेशंस है वो लगाए गए हैं, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो भी लोग दुकान जाएंगे या बाजार जाएंगे वो मास्क उनको लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार भी तभी ग्राहक को सामान देंगे यदि वो मास्क लगाए होंगे। दूसरी बात, सैनिटाइजर हर किसी को रखना पड़ेगा। सरकारी दफ्तर हो चाहे निजी संस्थान हो चाहे जो किराना की दुकानें हैं वहां पर चौक चौराहों से जो बैरिकेड्स है वो हटा दिए गए हैं। जगह जगह पर जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती थी, जैसे आप घर से बाहर निकलते थे हर चौक चौराहे पे आपसे पूछताछ होती थी कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको एक वाजिब कारण बताना नहीं होगा, अगर कारण नहीं बता तो आप पे मामला भी दर्ज हो सकता था। तो ये आप चीजों से राहत मिली है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें तो हालांकि पहले भी सब्जी मार्केट जो है वो सुबह 6 से 10 बजे तक के खुले रहते थे। किराना दुकानों को छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब किराना दुकानों को लेकर भी छूट दी गई है, लेकिन सख्त तौर पे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और दफ्तरों की अगर हम बात करें तो सभी दफ्तर जो है वो खोल दिए गए, लेकिन संख्या जो है वो उसी तरीके से रखी गई है जो पहले रखी गई थी। सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो जरूर है कि मंत्रालयों में अभी नहीं जाएंगे, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मंत्रालय के भीतर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। हाँ, ये है कि जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी एहतियात बरतें। छूट दी गई है, इसका बेजा फायदा न उठाएं। बेजा फायदा न उठाएं, लोगों को खुद को एहतियात बरतनी होगी। शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। तो एहतियात बरतनी जरूरी है इसलिए क्योंकि भले ही अनलॉक हो गया हो वापस से प्रदेश, लेकिन कोरोना की रफ्तार अभी भी लगातार बनी हुई है। कल अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, 395 नए कोरोना केस सामने आए, करीब 400 ही हो गए, 395। प्रदेश में अब तक 10,932 मामले हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,767 है और अब तक 8,088 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिए गए। दमोह का देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड और फतेहपुर गोलीकांड फिर से सुर्खियों में है। मगरोन थाना और नौटा थाना प्रभारी पर अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के गवाह के परिजनों के अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। मृतक देवेंद्र चौरसिया की पत्नी संध्या चौरसिया ने इसको लेकर एसपी को आवेदन सौंपा। आवेदन में हत्याकांड के गवाहों को प्रभावित करने की बात बताई गई है। तो देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गया, इसीलिए आया क्योंकि ये जो हत्याकांड अंजाम दिया गया था, इसके गवाह जो हैं इनके परिजनों को अगवा किया गया और आरोप गंभीर लगे हैं। इस मामले में देवेंद्र चौरसिया जिनकी हत्या हुई थी, उनकी पत्नी ने एसपी को आवेदन सौंपा है। हमारे सहयोगी धर्मेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। धर्मेश, क्या खबर है? धर्मेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी पुनीत जी, क्या खबर है? जी पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें मतलब है जो फतेहपुर गोलीकांड हुआ था, उसमें देवेंद्र चौरसिया के जो गवाह थे अनिमेश करके अन्य 3 और, तो ऐसे 4 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था जो घटना के बाद में फरार हैं और जिनके परिजनों के लिए जो सिवनी में अनिमेश के रिश्तेदार हैं, वहां पुलिस पहुंची थी, जिस पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक
प्रकरण दर्ज नहीं है, बावजूद इसको उनको उठा करके लाया गया है, जिसका और आरोप मंगरौन थाना एवं नौयठा थाना प्रभारी पर आरोप लगे हैं। जी पुनीत जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खरगोन से खबर बता दें, यहां पर संयुक्त कलेक्टर और एसडीओपी पर गाजगिरी है और राज्य शासन ने दोनों को ही हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गहलोत और एसडीओपी ग्लैडविन एडवरकार को हटाने का आदेश जारी किया गया है। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सराफा बाजार में युवकों की पुलिस ने पिटाई की। युवक दरअसल खुशी में आतिशबाजी कर जश्न मना रहे थे। पिटाई का वीडियो सामने आने पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया था, नाराजगी जताई थी। खरगोन के बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने भी इसको लेकर सीएम और गृह मंत्री से शिकायत की थी। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आशुतोष, क्या अपडेट? पुनीत, पूरा मामला जिस प्रकार से ये ट्वीट हुआ था और उस सांसद ने नाराजगी व्यक्त की थी, सीएम और गृह मंत्री से बातचीत की थी, उसके बाद देर रात को कल दोनों ही अधिकारी, विशेष रूप से जो एसडीओपी थी जिनने युवक के साथ मारपीट की थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, उनको और एसडीएम को की भी शिकायत सांसद के द्वारा सीएम को की गई थी। तो दोनों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया और भोपाल लूप लाइन में भेज दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर ये मामला उड़ल रहा है कि जिस प्रकार पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के बाद खरगोन जो है बंद रहा था, कल व्यापारियों के द्वारा खरगोन बंद करा दिया गया था और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। अगर दोषी थे तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी लोग सोशल मीडिया पर और अपने अपने तरीकों से उठा रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आशुतोष आपका इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।